हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का पेपर डिस्कस करूँगा कि मेरा ओन एक्सपीरियंस क्या है और क्या क्या उन्होंने चेंज किया, पैटर्न में क्या चेंज किया, कंटेंट में क्या चेंज किया है और क्या क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं अभी। एंड जो जिन लोगों का हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए क्या एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। प्लस जो अभी पेपर आया है ना 23 वाला उसमें आई हैव सीन कि देर इज़ लोट ऑफ वेगनेस, देर इज़ लोट ऑफ अनप्रडिक्टेबिलिटी। क्योंकि अभी तक मैंने जिनको भी गाइड किया है या फिर जिनको भी जिनसे लोगों से बात करी है मैंने, या फिर जिनको भी मैंने खुद ने अपने पिछले 20 साल के पेपर एनालिसिस करे हैं, तो एक लेवल की प्रिडिक्टेबिलिटी थी इन पेपर्स में। मैं आई यूज़ टू से इन जो मेंटरशिप प्रोग्राम में लोग थे उनको कि भाई यूपीएससी इज़ प्रिडिक्टेबल, अगर आप प्रिडिक्ट बना सकते हो। तो मैंने बहुत बार ये टर्म यूज़ करी है कि प्रिडिक्ट है, अपने को प्रिडिक्ट बनाना है। बट दिस टाइम दे हैव एक्सटेंसिवली गॉन थ्रू देयर ऑप्शंस। जो भी उन्होंने क्रिएट किया है पेपर्स, उसमें एक चीज़ मेरे को लगी है कि आई डोंट नो व्हाट दे वांट। क्योंकि पेपर वॉज सीरियसली मतलब एक अनफेयर पेपर था। अगर तुम दूसरे वे से देखो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं पेपर में डिस्कस करूँगा कि दिस पर्टिकुलर पेपर वॉज कंसेप्चुअली फ्लॉड पेपर। कैसे कंसेप्चुअली वो फ्लॉड पेपर था कि जनरली क्या होता है कि तुम लोग अगर पेपर बनाते हो तो तुम एक, अब यूपीएससी के जो ऑप्शंस क्रिएट होते हैं उसमें दे वांट कि भाई बंदे को परफेक्ट आंसर आए, मतलब उनके एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इस वाले पेपर में वेगनेस भी बहुत ज़्यादा है, अनप्रडिक्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी, प्लस द नेचर ऑफ क्वेश्चन वर वेरी डिफरेंट। मतलब जो उनको पूछने भी नहीं चाहिए और जिस सब्जेक्ट्स पे उनको फोकस करना चाहिए उन पे भी उन्होंने फोकस नहीं किया। आई डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल द टॉपिक्स, अबाउट ऑल द पॉइंट्स की क्या क्या उनका पेपर में इश्यूज़ थे, सी सेट में क्या इश्यूज़ था और क्या जीएस में इश्यूज़ था। और एक अपन आगे डिटेल में स्ट्रेट वो डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग आगे। ठीक है, उसमें मैं अपना ओन एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मेरा वो 2 घंटे वाला एक एक्सपीरियंस क्या था। क्योंकि मैं तो अभी यूट्यूब स्टार्ट किया हूँ 3 महीने पहले। और कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई लोग ये यूपीएससी अपना वीडियोस देख के पेपर बना रही है या फिर जो भी है। तो एक चीज़ उन सब के लिए जो लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी टेक्निक्स नहीं लगी या तुम्हारी ट्रिक्स नहीं लगी या तुम्हारा पैटर्न नहीं लगा। अगर जिस बंदे ने अपनी ओन इंटेलिजेंसी के साथ सब वीडियोस को देखा है, अच्छे से एनालिसिस किया है पीवाईक्यूज़ को, ऐसे ब्लाइंडली नहीं बिल्कुल भेड़ चाल की तरह की वीडियोस देख लिया, ट्रिक ट्रूक क्या है, हैक्स क्या है, ओनली हटाना है, मैंडेटरी हटाना है, तो डेफिनेटली है कि दे डोंट वांट ब्लाइंड पीपल्स। मतलब वो लोग चाहते हैं कि तुम्हारा खुद का इंटेलेक्ट यूज़ हो, तुम्हारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यूज़ हो। अगर तुमने इतने वीडियोस देखे हैं मेरे और अच्छे से उनको समझने की ट्राई किया है विथ योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्ट, देन आई थिंक मतलब तुम्हारा पेपर अच्छा हुआ होगा। बट कुछ चेंजेस आए हैं, डेफिनेटली आए हैं। आई नेवर सेड कि भाई तुम मेरा वीडियो शेयर करो या फिर तुम लाइक्स करो या फिर तुम मतलब ऐसा है कि उसको सर्कुलेट करो। आई नेवर सेड दैट, और इवन मैं फ्यूचर में भी कभी नहीं बोलूँगा। आई जस्ट मतलब अपलोडेड ऑल द वीडियोस ताकि ये हो कि लोगों को पता चले कि कहाँ पे यूपीएससी प्ले अप कर रही है, क्या उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और क्या क्या डोमेन्स है जहाँ पे हम लोग एक पेपर को प्रिडिक्टेबल बना सकते हैं। मतलब ये मेरी साइड से एक एफर्ट था कि लोगों का वो हो सके, लोगों को एक पता चल सके कि भाई कहाँ कहाँ पैटर्न क्या क्या एग्जिस्ट करता है। उसमें उन्होंने इस बार एक, मैं पेपर जब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा ये 23 वाला पेपर, कि हम लोग इसको कैसे एक एक हैंडल कैसे कर सकते थे और क्या क्या उन्होंने हिंट्स दिए थे। मैंने मेंटरशिप वाले ग्रुप में बहुत चीज़ें डिस्कस करी थी कि क्या क्या वो लोग दे सकते हैं। जैसे ये वाला पिछली बार उन्होंने ऑप्शन दिया था ओनली 2 ओनली 3, उसका भी मैंने डिस्कस किया था कि क्या पता वो लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और इवन आई हैव डिस्कस्ड कि क्या पता वो असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस में वो एक्सटेंड कर सकते हैं, जो उन्होंने 21 और 22 वाले पेपर्स में थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था, ताकि लोगों को पता लगे कि भाई वो लोग पैटर्न स्लाइटली चेंज कर रहे हैं। जैसे उन्होंने 2018 का तुमने देखना पेपर, उनमें उन्होंने ऐसे को थोड़ा सा चेंज किया, लाइक फिलोसफिकल एसेज इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किए। 19 में फिर उन्होंने पूरा एक सेक्शन ही किया। 20 में भी उन्होंने एक सेक्शन तक रखा, दूसरे सेक्शन में एक एक ऐसे डालते थे फिलोसफी के। 21 में उन्होंने टोटल 8 के 8 ऐसेज फिलोसफिकल रखे। 22 में भी सेम था। तो उनका एक पैटर्न है, मतलब अगर हम लोग इनको समझ पाएँ। ऑल तो उन्होंने इस बार बहुत कंसेप्चुअली एक इनकरेक्ट पेपर आई वुड से वो बनाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिन जिन लोगों का तुक्का होगा ना, जिन्होंने ज़्यादा अटैम्प्ट किया और ज़्यादा तुक्के लगाए, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ऐसा ही होने की। एंड इवन जब मैं पेपर डिस्कस करूँगा ना, तब आई विल डिस्कस कि क्या क्या एग्जैक्टली चीज़ें हैं, आप किस टाइप से पेपर को मतलब सॉल्व कर सकते थे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करी, इवन मैंने भी उस टाइम में एक चीज़ फेस करी कि
इस पर्टिकुलर जो पैटर्न है इसके लिए हम लोग इतने रेडी नहीं थे। मतलब हमें पता था कि ठीक है ओनली 2 ओनली 1 आता है, 10 क्वेश्चन में आ जाएगा, 20 में आ जाएगा, लेकिन तुम 100 के 100 क्वेश्चन लगभग उन्होंने उसी पैटर्न पे बनाए, असर्शन रीजनिंग और ओनली 2 ओनली 1। ठीक है, तो तुम्हारा मतलब ये जो एकदम अब्रप्ट चेंज आया ना, मान लो अगर 50 क्वेश्चन होते असर्शन रीजनिंग के और अपने ओनली 2 ओनली 1 के, तब हम लोग उसको हैंडल कर सकते थे, मेंटल एक कैपेसिटी के साथ हैंडल कर सकते थे। क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने अपने जो पेपर को कैसे अप्रोच करना उस वीडियो में डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर ऑप्शन की क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या लूप होल्स है इसमें। बट इस बार इन्होंने इतना बड़ा एक्सटेंड करके उसको 100 क्वेश्चन तक कर दिया है, तो आई वुड से कि आई थिंक माइट भी पेपर किसी पेपर सेटर जो इनकी कमिटीज़ बैठती है उसमें कुछ चेंजेस हुए होंगे, क्योंकि इस लेवल पे उनको पेपर सेटअप करना जो उनका इंटेंशन है, या फिर तो उनकी क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स अच्छी नहीं होगी कि इसमें फ्लॉड क्या है, इसमें कंसेप्चुअल एरर क्या है, आई वुड से। क्योंकि आप पेपर को देखना, मतलब मैं इवन अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे मतलब चीज़ें पेपर में मैंने की और कैसे बेनिफिट हुआ काफ़ी एक्सटेंड तक, मतलब और कैसे ये लोग वही पैटर्न पे पेपर सेट कर रहे हैं, दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो। बट अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि इस पेपर में, इस पर्टिकुलर पेपर में जो पेपर 1 था और पेपर 2 था, उसमें क्या क्या इश्यूज़ थे मतलब अभी तक। क्योंकि एक एक चीज़ देखना है, यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन के उस वे से बोलती है कि यूपीएससी जे रॉबस्ट एंड एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया था इंस्टीट्यूशन करके, आई थिंक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन किया था जो भी किया था। अभी जब लास्ट टाइम उन्होंने जो 2 रैंक पे इशू चल रहे थे 184 एंड आई थिंक 44 पे, उन्होंने एक दिन के अंदर विद इन 1 और 2 डे के अंदर उन्होंने रिप्लाई भी दिया उसका नोटिफिकेशन के साथ, प्लस उन्होंने मतलब क्लैरिफिकेशन भी दी थी उन्होंने, साथ साथ उनके नंबर भी उन्होंने अपडेट किए थे विथ ऑल्सो कि जो भी मीडिया ये सब चीज़ें पोर्ट्रे कर रहा है उनको भी थोड़ा मतलब एक हिंट दिया था कि भाई गलत तुम काम कर रहे हो। मैं यूपीएससी से एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, मतलब एक वो होता है ना कि एज ए एस्पिरेंट अपन अगर डिस्कस करें, यूपीपीसीएस में आप देखना वो लोग जो ओएमआर होती है उसका भी एक कार्बन कॉपी देते हैं आपको साथ में, सो दैट यू कैन नो कि भाई हमने क्या गलत करा है क्या नहीं करा है, प्लस वो आंसर की उसी दिन दूसरे दिन दे देते। अब सोचो यूपीएससी ने 2021 की जो आंसर की है वो अभी तक नहीं दी है, गेटिंग दैट, मतलब देर माइट बी सम इश्यूज़, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप आंसर की को अपडेट कर सको। मतलब आप सोचो कि किस लेवल पे आप बोल रहे हो कि वी आर ए रॉबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तो आपकी रॉबस्टनेस और स्ट्रॉन्गनेस इस पेपर में भी तो दिखनी चाहिए ना, कि जो आंसर की है उसको टाइमली आप अपडेट करो एटलीस्ट। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आई थिंक यूपीएससी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो अपने जो एक अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बॉडी की, उसमें आई थिंक वो अपने को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर तुम एग्ज़ाम का पैटर्न देखो तो मैंने इस बार भी मार्कशीट देखी, लोगों के 40 मार्क्स आ रहे हैं ऐसे में, 40 50, और उसमें ऑप्शनल में मार्क्स आ रहे हैं 30 40। आप सोचो हाउ कैन बी दिस पॉसिबल, मतलब एक बंदे ने जो मेंस दे रहा है उसके 19 क्वेश्चन में 2 नंबर ही आए हैं एवरेज में, या 3 नंबर आए हैं, उसके 50 नंबर होंगे, गेटिंग दैट। तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। और यूपीएससी खुद अपने पेपर के थ्रू बोलती है लिबर्टी, अशोक, अकबर, मतलब दे आर प्रोग्रेसिव इन, जो एक एक्सप्लिसिट फॉर्म होता है उसमें वो लोग प्रोग्रेसिव है, लेकिन इम्प्लिसिटली आई वुड से कि वो खुद ही ऑटोक्रेटिक है। क्योंकि ना तो वो आंसर की दे रहे हैं, ना मेंस का, जिन लोगों का मेंस नहीं होता एटलीस्ट उनका तो मार्कशीट दे देना, उसमें क्या इशू है, मतलब उनकी मार्कशीट देनी चाहिए ताकि एटलीस्ट वो 3 महीने में बैठ के प्रिपेयर तो कर सकें कि क्या है क्या नहीं है। एंड ऑल्सो इंटरव्यू के मार्क्स में भी इस बार आप देख लो क्या क्या वेरिएशंस आए हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके 780 790s में आए, बट उनके इंटरव्यू में 140 दे दिया तो वो लोग बेचारे बाहर हो गए। तो बहुत सारे कंसेप्चुअली और एक एक ऑपरेशनल इश्यूज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब कभी टाइम मिला तो, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन 2013 और 12 इन पैटर्न्स में भी यूपीएससी के बहुत फ्लॉज थे। अब थोड़ा इंट्रोड्यूस अच्छा किया था इन्होंने, 17 18 19 इनके सबके पेपर में कोई इश्यूज़ नहीं था, बट अभी वो सेम ट्रेंड रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसके जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होंगे वो थोड़े बहुत अलग इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक रेस्पॉन्सिबल बॉडी से एक्सपेक्ट नहीं की जाती, जिस टाइप से वो लोग अपने को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर पेपर में क्या इशू था। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली फ्लॉड कैसे है, जैसे मैंने जो ये आई थिंक मेरा बी सेक्शन था, एंड इसमें पता है क्या प्रॉब्लम है, जैसे ये स्टेटमेंट देखा मैंने ऑलरेडी अपने मेंटोर वो जो कंसोलिडेशन वाले वीडियोज़ है उसमें डाल रखा था कि आप जब भी पॉलिसीज़ पढ़ो तो जो सोशल जस्टिस वाली, आप उन वीडियोज़ को अभी उठा के देख लो कि सोशल जस्टिस में स्पेसिफिकली जो वल्नरेबल सेक्शन है और हेल्थ और एजुकेशन, ये वही हेल्थ की बात कर रहा है और वल्नरेबल सेक्शन वुमेन के रिगार्डिंग बात कर रहा है। सेम एनीमिया मुक्त भारत, यहाँ पे भी वही बात है। ठीक है,
तो जो उनका थीम था ना वो वहीं से आया। लेकिन इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है, जैसे ये दोनों क्वेश्चन मैंने देखे एंड एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 4 ऑप्शन पढ़े, आई हैड नो क्लैरिटी कि भाई ये एग्जैक्टली इनके क्या होंगे, क्योंकि इतना डेप्थ में मैंने नहीं पढ़ा था। एक ये ऑप्शन, एक ये दोनों क्वेश्चन, फिर आप आओ इन दोनों में। फॉर एग्जांपल मैंने कहीं डाले हैं, आई थिंक हाँ ये वाले, ये छोड़ो। एक वो क्वेश्चन आया था अवार्ड वाला, द्रोणाचार्य अवार्ड वाला, और एक चेस वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो मेरे पेपर में थे सेट बी में, वो आसपास में ही थे। तो मैंने क्या किया इन पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर पेपर में, इस पर्टिकुलर जो 4 क्वेश्चन थे उनमें, कि मैंने ओनली 2 सब में मार दिया, ओनली 2, ओनली 2, और उसमें भी चेस में भी ओनली 2, एंड देन जो अपना द्रोणाचार्य और वो अवार्ड वाला था उसमें भी ओनली 2। बिकॉज ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी, वही उस वीडियोज़ में भी पढ़ी है कि 4 ऑप्शन में जनरली यूपीएससी 2 करेक्ट देता है। ये एक जेनरिक पैटर्न है। तो मुझे लगा उस टाइम एग्ज़ाम मोमेंट में कि यार इस बार भी मैं ऐसा ही करता हूँ कि सारों को क्लब करके एक जगह डाल देता हूँ कि ओनली 2। अब इसमें फ्लॉ क्या है, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो 3 क्वेश्चन इसमें से सही हो गए, मतलब 6 नंबर मार्क्स तो मेरे को मिल गए। एक क्वेश्चन गलत हुआ 0.66, फिर भी 5.44 मार्क्स मेरे को मिल गए, मतलब अराउंड 5.5 मार्क्स मेरे को फोकट के मिले। मतलब उसमें कोई एफर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इवन उनको भी नहीं पता कि इस बंदे ने सही भी लगाए कौन से लगाए। प्लस ये चीज़ है ना कि इस बार के पेपर में मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर तुम ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे 100 तक प्लस, तब तुम्हारी एक एक पॉसिबिलिटी खुल जाएगी। क्योंकि इस पर्टिकुलर पेपर में इन्होंने पिछली साल भी मैंने अपने मेंटरशिप में भी डिस्कस किया था, प्लस यहाँ पे भी बोला था मैंने अपने यूट्यूब में भी, कि ये अगर इस टाइप का पैटर्न दे देते ना तो उसमें मैक्सिमम करने की, अगर तुमने मैक्सिमम किया है ना तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि यूल बी इन, मतलब आपके अच्छे खासे 90 से 100 या 110 के आसपास मार्क्स आ रहे होंगे। तो इसमें पता है क्या कंसेप्चुअल फ्लॉ क्या है, कि अगर तुम मान लो 2 ऑप्शन चूज़ करते हो, आपने सोचा 3rd एंड 4th, लेकिन सही क्या है 1 एंड 2, तो आपकी नॉलेज तो थोड़ा ना चेक हुई। मतलब ये पेपर यूपीएससी बोलता है ना कि हम लोग नॉलेज चेक करेंगे, तो यहाँ पे तो नॉलेज चेक नहीं हुई। दूसरा, आप मान लो कि लॉजिक भी चेक कर रहे हो बंदे का, तो लॉजिक भी चेक नहीं हुआ ना। अगर उसने 3 एंड 4th स्टेटमेंट को, जो 3rd एंड 4th स्टेटमेंट है उसको सही किया है, एंड राइट अगर मान लो 1st एंड 2nd है, हाउ वुड यू नो कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या किया है। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है इस पर्टिकुलर ऑप्शन का। मतलब आप कैसे कैंडिडेट को एक एक सेलेक्ट कर रहे हो जिसको ये नहीं पता, या फिर जिसने ये सही नहीं किया है। इस पूरे पेपर में ये फ्लॉ है। मतलब बहुत कम क्वेश्चन है जो इस पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसी वाले पैटर्न पे, ये जो 53 क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर 51 क्वेश्चन में ऐसे सारे इन्होंने सब ऑप्शन उसमें दिए हैं, उसी इसी पैटर्न में। तो इन पैटर्न का सबसे बड़ा फ्लॉ है कि तुम्हारा नॉलेज चेक नहीं होता। तुम्हें लगता है, यूपीएससी को लगता है कि हम तुम्हारा नॉलेज चेक करेंगे कि तुम्हें पहला भी पता हो, दूसरा भी पता हो, 3rd भी पता हो, 4th भी पता हो। मैंने लास्ट ईयर भी वो पेपर जो डिस्कस करा है यूट्यूब पे पढ़ा है, उसमें भी मैंने बोला था कि मेरे 2 क्वेश्चन तुक्के से सही हो गए थे। वो जो राष्ट्रकूटा वाला था और अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थी, वो दोनों क्वेश्चन मैंने उल्टे लगा लिए थे। मतलब मान लो कि 1 एंड 2 सही थे, बट मैंने 3 एंड 4 सही मान लिए, लेकिन मेरा जो नेट इम्पैक्ट था वो +2 था। तो ये चीज़ जो पर्टिकुलर इन्होंने 4 ऑप्शन फ्रेम किए, इनका ये माइंडसेट होगा ना कि हम लोग नॉलेज ही चाह रहे हैं तुमसे, कि माइट भी मतलब उनका जो भी है, उन्होंने यूट्यूब चेक किया हो, या फिर उनके अपने एक वो होता है ना कि अपने लिए या फिर अपने पेपर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने ये ऑप्शन इंट्रोड्यूस करे होंगे। बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस ऑप्शन की सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि यू विल नॉट बी एबल टू नो कि इस पर्टिकुलर बंदे ने क्या लगाया है। मतलब कि अगर आप नॉलेज चाहते हो तो आपका नॉलेज चेक ही नहीं हुआ। मतलब इसमें जो एक वैलिडिटी, एक पेपर बनाते हैं जनरली, एप्टीट्यूड के पेपर्स बनते हैं, जो इस पर्टिकुलर पेपर है वो अगर आपने साइकोलॉजी या फिर किसी ऑप्शनल का देखा होगा तो उसमें 2 चीज़ें होती है, एक वैलिडिटी होती है, एक रिलायबिलिटी होती है। वैलिडिटी में क्या होता है जनरली, मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वैलिडिटी में जैसे आपने कोई, मान लो कि आपने कोई टेस्ट फ्रेम किया है मेंटल एप्टीट्यूड चेक करने का, अगर वो टेस्ट उस पर्टिकुलर मेंटल एप्टीट्यूड को चेक कर पा रहा है, दैट मीन्स वो वैलिड है, ठीक है। और अगर वो चेक कर पा रहा, मान लो उस पर्टिकुलर पर्सन का एक स्केल पे मान लो 10 आउट ऑफ 7, 7 आउट ऑफ 10 आ रहा है, ठीक है, सेकंड में भी 7 तक ही आ रहा है, फिर 7.1 आ रहा है, 7.2 आ रहा है, तब वो टेस्ट रिलायबल है कि हर बार सेम ही मार्क्स आ रहे हैं। वैलिड कब होगा, जब तुम चाह रहे हो कि भाई मेंटल एप्टीट्यूड चेक करना है और वो एग्जैक्टली वही बात कर रहा है। बट यूपीएससी ने इस बार, यूपीएससी का इस पेपर फ्रेम करने का मतलब क्या था कि वो नॉलेज चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे नॉलेज चेक ही नहीं हो रहा, तो दिस पर्टिकुलर पेपर इज़ इनवैलिड। मतलब बहुत सारी चीज़ों पे, मतलब इसमें भी अपने अपने टाइप्स होते हैं कि किस किस बेसिस पे ये इनवैलिड होता है।
तो पूरा पेपर ही मुझे लगा कि कंसेप्चुअली फ्लॉड पेपर है, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टूड कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या लगाया, मतलब आपका जो इंटेंशन है वो सर्व ही नहीं हो रहा है, मतलब आपको पता ही नहीं है कि किसने क्या लगाया, जो लोग इन हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब जैसे उस मैंने अभी ये जो 3 क्वेश्चन है, उन तीनों क्वेश्चनों में मेरे 5 पॉइंट ये फोकट के मार्क्स मिले हैं, मतलब बिल्कुल फोकट के। आई हैड नो आइडिया अबाउट ऑल दीज थिंग्स, मतलब इतनी क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, एक ऑप्शन मुझे आ रहा है लेकिन दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, तो मैंने चारों को क्लब करके सब में बी डाल दिया एंड 3 में बी सही है। ये चीज़ कैसे हुई, चलो ये तो पिछले साल के पेपर में भी देखा था कि सब में अगर तुम 4 में 2 डालते हो तो जनरली प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा सही होगा, तो मैंने ये काम कर दिया। अब ये जो 5.44 मार्क्स है ना, मान लो एक बंदा 78 पे है और उसने ये सारे अटैम्प्ट कर लिए होते इसी नोट पे, तो उसके मार्क्स कितने हो जाते, मतलब अगर जनरली इस बार के कट ऑफ के अंदर के हिसाब से वो अंदर होता, और अगर इस बंदे ने अगर ये ट्रिक नहीं लगाई है या फिर ये रिस्क टेकिंग एस्पेक्ट नहीं किया है तो वो बाहर हो जाएगा। मतलब आप सोच रहे हो, इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं वो बाहर हो जाएंगे, और जो थोड़े बहुत तुक्के वाले हैं या जिन्होंने अटेम्प्ट ज़्यादा किए हैं, रिस्क टेकिंग ज़्यादा की है, तुम उनको ले रहे हो, तो तुम्हारा जो नॉलेज वाला पोर्शन है वो सर्व ही नहीं हो रहा। तो सबसे जो बड़ा मेरे को इम्पैक्ट लगा, जो इफेक्ट लगा है इस पर्टिकुलर पेपर का, कि जो चीज़ तुम चाह रहे हो वो चीज़ तुम्हारी सर्व ही नहीं हो रही है, तो फिर तो ये इनवैलिड पेपर हो गया ना, ये पेपर भी वैलिड नहीं है अगर तुम लिटरेचर और अकेडमिक्स के हिसाब से देखो तो। ठीक है, इसका हो गया। ये यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट ऑप्शन वाला था कि ये फर्स्ट ऑप्शन कैसे इनवैलिड है और वल्नरेबल ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। इस ऑप्शन में देखो, ये भी बहुत, चलो इनका ठीक है, असर्शन एंड रीजनिंग। इस ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या है कि अपने लिए क्या प्रॉब्लम है, एज ए एस्पिरेंट क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि वेगनेस है, मतलब ए और बी में मान लो जनरली अगर ए एंड बी का ये दोनों स्टेटमेंट मान लो सही है, तो जनरली ए एंड बी में होगा कि इसका एग्जैक्ट कॉज होगा या नहीं होगा। अब ये होगा या नहीं होगा ये यूपीएससी डिसाइड करती है, और ये हमें पता ही नहीं है कि ये होगा या होगा। 1.5 साल बाद तक, अभी तक कितना, लगभग 13 महीने हो गए एग्ज़ाम को, उन्होंने की तक नहीं दिए। मतलब यार कुछ तो इशू होगा ना उस पर्टिकुलर की में, या फिर तो तुमने 4-5 क्वेश्चन ड्रॉप किए होंगे, मतलब कोई ना कोई इशू होगा ना। आप सोचो क्यों वो मतलब कर रहे हैं, गेटिंग दैट। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में क्या फ्लॉ है, एक तो इंटरप्रिटेशनल फ्लॉ है कि वो मान ले कि हाँ भाई ये कॉज है या फिर नहीं है। जनरली चीज़ों का ऐसा होता है ना कि इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे होती है। जैसे वो प्रिजन वाला क्वेश्चन है, एक आप क्वेश्चन देखना, इस बार जो प्रिजन रिफॉर्म्स वाला क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने देखी कि इंटरप्रिटेशन बैठ रहा है कि एग्जैक्टली होगा या नहीं होगा। आप और भी क्वेश्चन हैं जहाँ पे देखना कि ए एंड बी में इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करेगा कि यूपीएससी क्या दे रही है, पहली चीज़। दूसरी बात है कि इन ऑप्शन में क्या फ्लो है। मान लो ये जो एग्जैक्ट डिटो स्टेटमेंट है ना, ये पीवाईक्यू का है कि वहाँ की वेजिटेशन ग्रो क्यों नहीं हो रही है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो उसमें जो इन्होंने राइट ऑप्शन दिया था वो वही था कि जो उनकी जो सोइल होती है वो मतलब न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं होती इनकी। ठीक है, ये ऑप्शन एग्जैक्टली डिटो इनका एक आंसर था, पता नहीं 2008 या 2009 जो भी पेपर था, अभी एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, बट उसमें था। तो जैसे ये मैंने स्टेटमेंट देखा ना कि भाई सोइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन द न्यूट्रिएंट्स, सीधा मेरे को पता था कि ये तो डेफिनेटली गलत है। अब पता इसमें क्या है, इस बंदे को, इस पर्टिकुलर पर्सन को, जैसे आप मेरे को मान लो कि मेरे को ये फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली पता था, तो मेरे को दो की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इन्होंने इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ना उसके ऑप्शन ऐसे है ना, मान लो अगर आपको एक पता है कि ये जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला आपको 100% पता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एंड फर्स्ट करेक्ट ये भी नहीं होगा। मतलब ये जो इन्होंने नॉलेज वाला गेम दिया है ना कि हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल टू डिकम्पोज क्विकली, जो भी दिया है, अगर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं भी होना तब भी आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को निकाल सकते हो। मतलब जो उनका मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था कि ये पेपर इनवैलिड है, क्योंकि इन्होंने नॉलेज के हिसाब से इतना टाइट किया होगा ना पेपर को, नहीं तो नहीं करते। मतलब जनरली नॉलेज के हिसाब से किया होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई बिल्कुल मतलब तुम बंदों का स्ट्रेस देखना चाह रहे हो, स्ट्रेस वाला और एंजाइटी वेंजाइटी या फिर इस एग्ज़ाम के मोमेंट में कितने बंदे टिक पाते हैं कितने नहीं, तुम अगर वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस ही भी देखना चाह रहे हो, तो दिस इज़ नॉट द वे टू एनालाइज द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो इस ऑप्शन में भी फ्लॉ है, क्योंकि इसका अगर तुम्हें एक पता हो तो तुम्हारा आंसर सीधा आ जाएगा, ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें भी सेम है, इसमें मैंने बात करी है, इसमें भी सेम इशू है। ठीक है, इस टाइप के ऑप्शन बहुत कम थे, तो ये तो आ गया कि जो इन्होंने पैटर्न इंट्रोड्यूस किया ना उसमें बहुत फ्लॉ है, मतलब उसमें वो पूरा एक इनकरेक्ट पेपर है, आप नॉलेज चेक ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आप देखो सेकंड पॉइंटर, हाँ ये वाले बहुत कम क्वेश्चंस थे, जैसे ये वाले जी पहले देते थे कि एटलीस्ट अगर तुम्हें पता है, मान लो ए तुम्हें पता है तो यू हैव टू नो कि बी का क्या स्टेटस है, बट इसमें वो कोई इशू नहीं है। तुम्हें अगर ए पता है तो बी का कोई इशू नहीं है, बी डेफिनेटली सही होगा। मतलब अगर तुम्हें
फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट तुम्हें लग रहा है कि वो पक्का गलत है तो आंसर पक्का डी है, ख़त्म। लेकिन इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेकंड स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो दिस इज़ हाउ जो नॉलेज वाला गेम है ना वो चेक ही नहीं हो रहा। इन ऑप्शंस में अच्छे से चेक होता है नॉलेज वाला गेम कि तुम्हें दोनों पता होने चाहिए। तो यूपीएससी का जो मकसद होगा ना नॉलेज वाला वो तो चेक ही नहीं हो रहा ना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने एक यहाँ पे यही जो मैं ऊपर बता रहा था कि जो अवार्ड वाले क्वेश्चन थे ये 94 और ये वाले, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने बी मारा इन सब में एंड 5.44 प्लस मार्क्स आ गए। तो इनमें ये है ना कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी और बंदे ने जैसे इसी बेसिस पे उसने वीडियोस देखी हुई मेरी या फिर कुछ भी किया हो, अगर तुक्के मारे हैं चारों के चारों तो उसके इतने मार्क्स आ गए। और ये मेरा आई थिंक मैंने बिगनिंग के 5 मिनट्स में ये देख लिए थे सारे क्वेश्चन एंड आई वुड लाइक कि यार अब मेरे को इसमें लगा नहीं है, बी ही लगाना है, तो बी लगा लिया। लेकिन ये सारे तुक्के के मार्क्स हैं। तो इस बार वाले में मुझे लग रहा है कि बहुत लोग जो 80s में होंगे, मतलब बहुत लोग 80s में होंगे, कुछ लोग होंगे जो 83 84 जो भी कट ऑफ है, मान लो 83 कट ऑफ है, तो जो पास होने वाले कैंडिडेट है ना वो इन्हीं मार्क्स से पास होंगे, मतलब 5 4, और जो बाहर होंगे ना वो तुक्के ना लगाने की वजह से बाहर होंगे। मतलब तुम्हारा जो कोर ऑब्जेक्टिव था नॉलेज चेक करने वाला वो चेक हो ही नहीं रहा। गेटिंग दैट? ये हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं, हाँ ये तो आई थिंक आपने सब ने सुन लिया होगा, मतलब हर कोई बंदा कर रहा है कि अनफेयर पेपर था और अनप्रेडिक्टेबल था। अनफेयर कैसे था, इसमें मुझे बहुत इश्यूज़ लगे, मैं आगे डिस्कस करूँगा पूरा ब्रॉडली कि अनफेयर कैसे। अनप्रिडिक्टेबल अब ये होता है ना कि जनरली तुमने देखा होगा कि अगर तुम अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर एक मतलब अच्छा आपके साथ आपका बॉन्ड है किसी पर्सन के साथ, अगर वहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी है ना तब वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। मतलब हर चीज़ में तुम्हें पता होगी हाँ ये बंदा या ये पर्सन या ये आईएएस ऑफिसर या फिर ये जैसे प्राइम मिनिस्टर हो कोई भी, अगर वो बंदा प्रिडिक्टेबल है तब वो रिलायबल भी है। अब ये लोग कितना अनप्रिडिक्टेबल बना लिया पेपर को, मतलब किस टाइप से उन्होंने चीज़ें पूछी है। एक स्टूपिडिटी होती है ना मतलब क्वेश्चन पूछने की, उन्होंने वो आई थिंक हद ही कर दी। अब तुम किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो, हनी बीज वाले क्वेश्चन है, जो ऑरिंगटन वाला क्वेश्चन था, मतलब आई थिंक उन्होंने रील्स देखी होगी यूट्यूब पे तभी वो ऑरिंगटन का रील्स देखना मतलब उनकी बहुत फेमस मतलब उन पे है रील्स पे, जो भी उनका नेचर रहा हो, जो भी जहाँ से भी उठा रहे हो। बट यार इनसे अच्छे क्वेश्चन हैं, नेशनल पार्क है, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है, जो इन्वायरमेंट का है, इन्वायरमेंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। आपने मॉडर्न इंडिया पूरा ही हटा दिया, मतलब एक दो क्वेश्चन हार्डली, एक क्वेश्चन वो 1833 वाला कितना इजी क्वेश्चन था, हर कोई बंदा कर लेता। मतलब जो स्टैंडर्ड था ना क्वेश्चन का वो बहुत मतलब एक बिलो स्टैंडर्ड था, जैसा स्टैंडर्ड का मैं अभी तक सोच रहा था ना, क्योंकि मैंने 2 पेपर दिए हैं तो थोड़ा मेरे को बेसिकली पता है कि यार ये लोग कितना अच्छा स्टैंडर्ड का पेपर बनाते हैं। मैं हर किसी को जितने बंदों से लोग मेरी बात होती है जनरली मैं बोलता हूँ कि यूपीएससी का जो पेपर है ना वो सबसे स्टैंडर्ड और सबसे कंसेप्चुअली करेक्ट पेपर होता है। बट दिस टाइम ये जो मेरी अजम्पशन थी वो बिल्कुल रॉन्ग हो गई है कि ये लोग भी बहुत कंसेप्चुअली फ्लॉ करते हैं। आई डोंट नो उनका एक मैकेनिज्म नहीं होगा ऊपर चेक करने का कि ये जो पर्टिकुलर पेपर बनाया है उसमें क्या इश्यूज़ है, ठीक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अनफेयर कैसे था वो मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि जिस बंदे का मान लो 6th अटैम्प्ट है और उसने अभी तक 5 अटैम्प्ट में एक पर्टिकुलर पैटर्न देखा यूपीएससी का, इस बार अगर वो उसका लास्ट अटैम्प्ट था और इस टाइप के पैटर्न को फेस किया है, बंदा अगर जीएस में रह रहा है, जीएस में अगर निकल गया सी सेट में रह रहा है, सी सेट में किसी का निकल गया तो वो जीएस में रह रहा है, मतलब सब बाउंड्री पे है, सब ब्लैक एंड वाइट हो गया है, मतलब कोई वो ऐसा नहीं है, मतलब सब ग्रे वाले एरियाज़ में कि किसी का फिक्स है ही नहीं। और जिसका फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट है जनरली ये होता है ना कि आपके 1-2 फेलियर के बाद बंदा थोड़ा डीमोटिवेटेड हो जाता है। मान लो किसी का सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट था, ऐसे पेपर को देख के बंदा बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाए कि पढ़े क्या पढ़े। बट मैं पेपर डिस्कस करूँगा कि हम लोग पेपर को कैसे थोड़ा तोड़ सकते थे और अच्छे से, क्या उन्होंने कौन सी, मैं पहले भी बात करता था कि अपनी जो मिसाइल है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाना पड़ेगा। जो अपना डिफेंस सिस्टम है यूपीएससी की मिसाइल भले कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाए उसको डिफेंड करना आना चाहिए, वो बाद में करेंगे। बट यस पेपर वॉज अनप्रिडिक्टेबल एंड अनफेयर, इवन आई वुड से कि दैट पेपर वॉज इज़ थोड़ा अनएबल टू डू इन द एग्जाम हॉल, मतलब थोड़ा, क्योंकि तुम्हें सिंक इन करने में टाइम लग जाता है। तुम हर क्वेश्चन देख रहे हो ये क्या ओनली 2 ओनली 3 ओनली 4, तो तुम्हें एक आधा घंटा तो तुम्हें सिंक इन करने में लग गया कि भाई मुझे 100 क्वेश्चन ये करना ही है। मतलब मैं आई कांट लीव ना, मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई आधे घंटे में पेपर, कोचिंग्स वाला तो है नहीं कि भाई आधे घंटे में नहीं हुआ पेपर छोड़ के चले जाओ, ये है ही नहीं ना। इस बार तो इन्होंने मतलब ऐसा है ना कि 100 के 100 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करके आने पड़ेंगे, ठीक है। फिर देखते कि पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। जो पैटर्न ऑप्शन का है वो तो इन्होंने पूरा टोटली चेंज कर दिया है, एंड जो कंटेंट है वो उन्होंने बहुत डाइवर्सिफाई कर दिया। मतलब तुम होम गार्ड जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हो,
होम गार्ड है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से मेरे को बिलो स्टैंडर्ड लगे। जैसे वो क्वेश्चन था अपना अभी मैंने ऊपर ही आई थिंक डिस्कस किया था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। हाँ, मॉडर्न इंडिया वाला क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया के जो एक दो क्वेश्चन पूछे थे, और मॉडर्न इंडिया को तुमने पूरा ही हटा दिया। यार एक सब्जेक्ट होता है, फिर तुम इकोनॉमी को देखो, इकोनॉमी में जिस लेवल के उन्होंने क्वेश्चन पूछे, हार्डली 4 to 5 क्वेश्चन पूछे, एक दो क्वेश्चन अच्छे भी थे, ऐसा नहीं है, बट कोर इकोनॉमी के कंसेप्ट कहाँ गए? मतलब ऐसा तो है नहीं कि यार तुम सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन तो अच्छा रखो, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा नहीं था। पॉलिटी के क्वेश्चन तुम उठा के देखो, पार्लियामेंट से एक फाइनेंस बिल और मनी बिल, उसमें भी उन्होंने वेगनेस छोड़ दिए कि फाइनेंस बिल 2 और 1 दोनों होते हैं। आप जुडिशरी से क्वेश्चन देखो, हार्डली एक क्वेश्चन, वो भी डायरेक्टली फंडामेंटल राइट से ही था। गेटिंग दैट? तो उन्होंने जो कोर एरियाज होते हैं ना पॉलिटी के, उनको छोड़ दिया। डीपीएसपी का कोई क्वेश्चन नहीं था, प्रीएम्बल का कोई क्वेश्चन नहीं है। मतलब तुम इतने वो हो गए, होम गार्ड्स, प्रिजनर, जो कोर पॉलिटी का एरिया नहीं है। एक एक आईएएस के लिए पॉलिटी है, और आईआर थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पॉलिटी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तुम आईआर पूरा ही अफ्रीका से भर दिए हो। तो उनका जो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन था ना, जो पेपर तरीका, वो था थोड़ा मुझे इरेशनल और इलॉजिकल लगा, क्योंकि इतना हर सब्जेक्ट को थोड़ा एक ऑन एंड एवरेज कुछ तो आप वेटेज दो, एटलीस्ट क्वेश्चन तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अच्छे से पूछो। तो वो उनका रहता है। कोर एरिया जो उन्होंने लेफ्ट कर लिए बहुत सारे, इकोनॉमी में देख लो आप, पॉलिटी में देख लो, मॉडर्न तो पूरा ही खत्म कर दिया इन्होंने, एक दो क्वेश्चन पूछे। अब एक एस्पिरेंट 7-8 दिन दे के अपना मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करता है, एंड यू आर नॉट आस्किंग इवन सिंगल गुड क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पूरा एक 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 मतलब 300-400 साल का वो एक पीरियड है, उससे कुछ नहीं पूछ रहे हो। मतलब हार्डली एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो बहुत सिंपल थे किसी के लिए, और किसी ने अगर नॉर्मल बेसिक भी पढ़ी है तो वो आराम से कर लेगा। लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, 8 अगस्त वाले हैं, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, या किसी पर्सनैलिटी का है, कोई मूवमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूछो भाई, तुम्हें उनसे ज़्यादा वो मतलब एक एस्पिरेंट का वो पता चलेगा। अब क्या होगा, अगली साल तुम और कुछ मतलब चेंज कर दोगे, तो एक प्रिडिक्टेबिलिटी होना कि एटलीस्ट इस सब्जेक्ट्स के इतना है, तो एक एस्पिरेंट उसमें तो रहता है कि चलो इतना टाइम दूंगा तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस और जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा। ठीक है, तो कोर एरियाज को भी इन्होंने छोड़ दिया। वेगनेस बहुत ज़्यादा थी, इंटरप्रिटेशनल इश्यूज़ थे, ये जो ऑप्शन फ्रेम किए थे अपना असर्शन एंड रीजनिंग, उसमें बहुत इश्यूज़ है, उसमें देखना आप। तभी यूपीएससी मुझे लग रहा है कि आंसर की भी नहीं दे इस बार की तरह। ठीक है, वेगनेस तो है, बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे एग्जैक्टली आंसर की नहीं आएगा। आप देखो कोचिंग के आंसर में भी 15-15 मार्क्स का वेरिएशन कर रहा है। ठीक है, वो तो यार उनके पास तो सब कुछ है, नॉलेज भी है, टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन इवन उनके जो राइट आंसर्स है उसमें भी इश्यूज आएंगे, देखना आप जब फाइनल की जाएगी। ठीक है, ट्रांसलेशन इशू है, ये मैंने बहुत क्वेश्चंस में ऑब्जर्व किया है, इवन एग्जाम हॉल में भी और बाहर भी। अब देखो ये क्वेश्चन है, मैं आपको इंग्लिश दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन द सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। इंग्लिश वाले के लिए क्या होगा कि हाँ चलो मतलब कहीं कहीं कोस्टल एरियाज में होगा, मार्शलैंड होगा। ठीक है, अब बंदा अगर थोड़ा बहुत पीवाईक्यू किया है तो वो रन ऑफ कच्छ और ए एंड डी में आ जाता। ठीक है, अब अगर आप मान लो ए एंड डी में आ गए, मार्शलैंड का आप हिंदी देखना। ठीक है, हिंदी आप जाके देखना, और इन्होंने हिंदी क्या ट्रांसलेट किया है, मार्शलैंड का कच्छ भूमि। तो बंदा सीधा मतलब जिसने हिंदी देख लिया ना, या फिर जिनका भी हिंदी मीडियम था, या फिर जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज़ को देख लिया ना, उनका वो डाउट ही खत्म, सीधा ही वो कच्छ में आते, डी ऑप्शन निकालो खत्म। तो ये जो इन्होंने ट्रांसलेशन इशू किया ना, नॉट जस्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था नाइजर सीड्स करके वाला, अब देखना उस ऑप्शन में क्या हुआ कि मैंने 1 and 3 मुझे पता था, क्योंकि डाउन टू अर्थ में ये आर्टिकल आया था एग्जैक्टली। तो 1 and 3 तो आई वॉज श्योर कि एमएसपी भी देते हैं, एंड सम एरियाज में वो सम वाला यूज़ था वर्ड, तो थर्ड वाला तो सही था। सेकंड में उन्होंने कहीं दिक्कत करी थी, खरीफ क्रॉप, खरीफ का दिया होता। मुझे लग रहा था कि क्या पता ये खरीफ ना हो मतलब, बट मैंने हिंदी देखी तो उन्होंने वो किया था काला तिल या फिर ऐसा कुछ नाम था। अगर तुम थोड़ा सा देखो तो राजस्थान वाले एरिया में ये भी ट्रांसलेशन सही नहीं था। आप देखना मतलब जो राजस्थान में उधर रेनफेड एरिया जो ये पोर्शन है ड्राई लैंड वाला है, जहाँ पे सोयल और जो रेनफॉल का पैटर्न है वो बहुत कम है, तो वहाँ पे तिल होता है। तो आई वॉज लाइक कि यार हिंदी कितना मतलब बेनिफिट कर रही थी इस पर्टिकुलर पेपर में, कि इनके जो हिंदी के ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे हिंदी देख के तुम्हें बहुत बड़ा हिंट मिल रहा था। और किसी किसी में उन्होंने, जैसे ऑरिंगटन वाले क्वेश्चन में उन्होंने ऑरिंगटन का सीधा ही लिख लिया, ऑरिंगटन, मतलब उसका हिंदी कुछ दिया ही नहीं। अब आई डोंट नो कि उसका हिंदी होगा नहीं होगा, बट एटलीस्ट उसको कुछ ना कुछ तो हिंदी नाम होगा उसका, ट्रांसलेशन करके देना चाहिए मतलब अच्छे से। ठीक है, तो ये होगा ट्रांसलेशन वाला इश्यूज़ भी देखा मैंने। उसके बाद में नेचर ऑफ द क्वेश्चन, हाँ बहुत रैंडम क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ लो, मतलब तुम नेविगेशन सैटेलाइट किस किस कंट्री के पास है, मतलब चलो ठीक है ये तुमने पूछा है, मतलब इंडिया के लेवल पे पूछ लो, इंडिया का सैटेलाइट पूछ लो, मतलब बहुत वो थे। हिस्ट्री में भी बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े बहुत वेग थे, बट हिस्ट्री फिर भी जो एंशियंट और मिडिवल थी वो प्रिडिक्टेबल आई थी। आप पॉलिटी के क्वेश्चन उठा के देख लो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो क्वेश्चन दिया था, भाई बंदा कितना कर लेगा यार, मध्य प्रदेश केरला से लेके तुम इतना चाहते हो एक बंदे से,
एक प्रेसिडेंट इलेक्शन पे, एक उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे तुम 2 क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। प्रेसिडेंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं और पार्लियामेंट में। एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट ओनली द पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। आप लेजिस्लेटिव में आओ, उसमें आओ, फाइनेंस बिल और मनी बिल में, उसमें बिल्कुल वेगनेस, वो दोनों वेग स्टेटमेंट दिए थे। तो ये हो गया ना कि रैंडमनेस भी थी और वेग क्वेश्चन थे। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ का कोचिंग कोचिंग वाले भी आंसर की नहीं दे रहे, और तुम खुद अगर सर्च करोगे ना, एक वो आया था स्पेस बॉडीज़ वाला क्वेश्चन, उसमें एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है कि तीनों का क्या मतलब एग्जैक्ट वो है। क्योंकि मैंने देखा किसी का कुछ और आ रहा है एक्सप्लेनेशन, किसी का कुछ और आ रहा है, बाकी लोगों ने भी देखे हैं किसी का कुछ और, किसी का कुछ और। इवन जो स्पीसीज वाले दिए कि नॉक्टर्नल कौन से, कुछ बोलते हैं कि स्लोथ बियर भी होता है, कुछ बोलते हैं लॉन टेल्ड मकैक भी है, कुछ लोगों ने तो 3 के 3 दे दिए, कोई 2 बता रहा है, कोई 1 बता रहा है। तो इस पर क्लैरिटी नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन को देखना, फ्लैग कोड वाला क्वेश्चन था। अब यार फ्लैग कोड वाला क्वेश्चन तुम, जो आई थिंक 8 से 9 स्टैंडर्ड साइज है जो फ्लैग कोड की है, मतलब आप उस पर्टिकुलर फ्लैग कोड वाले जो अमेंडमेंट था 2002 का, उसका देखना। बंदा 1 याद रख सकता, 2 याद रख सकता, यार 9 की 9 याद थोड़ा ना रख सकता। आप सोचो, ठीक है उसको रेशियो पता हो कि 3/2 का रेशियो है, ये लगभग जनरली लगभग लोगों को ठीक है पता ही होगा जनरली अगर देखा हो तो, ये अगर पता है। लेकिन उन्होंने फिर घुसा दिया कि 600 और 400 है। मेरा ये क्वेश्चन डायरेक्टली गलत हो गया, मुझे लगा कि 600 रेशियो में बराबर टूट रहा है, ठीक है स्टैंडर्ड साइज होगी। लेकिन अब 9 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है, इतना याद रखना एग्जाम के मोमेंट में, प्लस इतना मुझे नहीं लग रहा कि इस चीज़ की इतनी रेलिवेंस है कि आप पूछ रहे हो। मतलब और 9-10 स्टैंडर्ड्स है फ्लैग कोड के। तो ये भी क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा रैंडम और वेग क्वेश्चन लगा, इतनी रिलेवेंसी नहीं लगी थी। फिर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल फ्लॉड था, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी के क्वेश्चंस भी ठीक ठाक थे, बट इतने अच्छे नहीं थे जितने वो पहले पूछते थे। ठीक है, अब आते हैं सी सेट पे, क्योंकि जीएस का तो हो गया। जीएस का मैं पेपर अच्छे से डिस्कस करूँगा लास्ट में, ठीक है, कि पेपर क्या क्या इश्यूज़ है उस पेपर में, और कैसे कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते थे। बिकॉज ये है ना कि एक यूपीएससी के सामने, यूपीएससी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसके सामने लड़ना थोड़ा सा एज ए इंडिविजुअल और एज ए ग्रुप थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि तुम देखना पास्ट में भी 13, 12, 11 उस टाइम में बहुत इश्यूज़ थे यूपीएससी के साथ। एंड इवन इफ़ यू गाइज वांट तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ यूपीएससी पे, यूपीएससी की जो खामियां हैं, जो कमज़ोरी है उन पे, एंड डू कमेंट्स इन द बिलो कि एग्जैक्टली उस पर और क्या क्या चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ। क्योंकि आई वांट टू मेक ए कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो कि हर चीज़ उसमें कवर हो, कि उनका प्री में क्या इशू है, सी सेट में वो लोग क्या चाहते हैं बट क्या इशू दे रहे हैं, फिर प्री से लेके मेंस में क्या इशू है। अब मेंस में आप देखना सब्जेक्टिविटी रहती है लोगों के, यार 40-50 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब एक पेपर में, ऑप्शनल वाले पेपर में 250 में। ये बहुत बड़ा इशू है, उन्हें उसका कोई वो आरटीआई नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो यार, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, नॉट ए ऑटोक्रेटिक। तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इफ़ यू गाइज वांट देन आप कमेंट कीजिए कि मैं उस पर रिसर्च करके एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊं कि उनके प्रीलिम्स में क्या इशू है, मेंस में क्या इशू है, इंटरव्यू में क्या इशू है। क्योंकि इस बार के पेपर से तो आप देख लो, बिल्कुल उन्होंने अनप्रिडिक्टेबल बना लिया कि जिस बंदे के, आप एक जाके जस्ट मेंस के मार्क्स देखना और इंटरव्यू के मार्क्स देखना, जिस बंदे के 770 है, मान लो ये एक बंदा है, पर्सन है, और उसको इंटरव्यू में 200 दिए, और एक बंदा है दूसरा जिसके 790 है, इवन आई वुड से कि 8 है, और उसको जनरल बंदा है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से, और उसको आपने 155 दे दिया। अब देखना, अब ये बंदा अंदर है, ये बंदा बाहर है, मतलब इतना इन्होंने वेरिएशन कर दिया ना कि 40 मार्क्स में। ये चीज़ आप एनालिसिस करना कि उनके इंटरव्यू में प्रोसेस में भी बहुत सारे फॉल्ट है। ठीक है, इफ़ यू गाइज वांट देन आप कमेंट में ये कमेंट करो कि मैं उस पर रिसर्च करके एक हॉलिस्टिक वीडियो बनाता हूँ। होपफुली वो वीडियो यूपीएससी तक जाए कि वो लोग समझे कि भाई क्या क्या इश्यूज़ है। क्योंकि यार बहुत अपसेट पेपर बना है इस बार नहीं, लास्ट ईयर भी उन्होंने, आप देखना सी सेट का देखो, मतलब एक बार आप जस्ट सोचो कि एक हिंदी मीडियम वाला बंदा जिसका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, हिंदी मीडियम छोड़ो, आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, नॉर्मल बीए किया हुआ है, या फिर जिनका साइंस बैकग्राउंड है, इवन मतलब मैं इंजीनियर बैकग्राउंड को छोड़ के बात कर रहा हूँ। आप एक चीज़ देखना, यहाँ पे इन्होंने सिलेबस में क्या दिया, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिया कि बेसिक न्यूमेरेसी, आप 10th लेवल की, और डाटा इंटरप्रिटेशन दिया था 10th लेवल का। यार इस बार जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन दिए थे ना, उसमें 5-5 स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि कौन से सफिशिएंट है, कौन से इतने हैं। आप यूपीएससी मेंबर से वो पेपर दिला के दिखाओ, वो 5 घंटे क्या 6 घंटे में वो पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उस लेवल का इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। मतलब वो लोग इवन कैलेंडर में भी अगर वो पूछ रहे हैं, कैलेंडर और क्लॉक वाले में क्वेश्चन में, अब कैलेंडर वाला क्वेश्चन आया था कि 10 की पावर 10 में वो लास्ट डे क्या आ जाएगा। मतलब इस लेवल तक वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गेटिंग दैट, इतना लंबा कैलकुलेशन। मुझे लास्ट ईयर तक लगता था कि सीसेट वाज मोर ऑफ ए एप्टीट्यूड इन नेचर, मतलब वो आपका एप्टीट्यूड चेक करता है। क्योंकि वो क्वेश्चन जो आते हैं ना बंदर वाले, कि बंदर इतनी छलांग लगाता है, जैसे वो पिछले साल क्वेश्चन आया था ट्री वाला,
कि ट्री अगर 1,001 मीटर 10 मीटर दिया था आई थिंक उन्होंने, हाँ, कि कितने ट्री प्लांट होंगे तो गैप कितना होगा 5 कंजिक्यूटिव ट्रीज़ के बीच में, या वो टीम वाला आया था 150 टीम्स अगर लड़ेगी, तो उन सब में एक एप्टीट्यूड चेक कर रहा था। लेकिन दिस टाइम अगर वो पूछ रहे हैं कि 10 की पावर 10 में तुम्हारा अगर आज संडे और इस टाइम को क्या होगा, तो ये पेपर मोर ऑफ एप्टीट्यूड का नहीं है यार। ये फिर तुम वही है कि फॉर्मूले पे जाओ, या फिर तुम्हारे पास इतना लंबा टाइम है कि 2 मिनट बैठ के 3 मिनट बैठ के सबका पूरा रिमाइंडर निकाल के साथ से फिर करो। तो दिस टाइम ये जो इन्होंने सिलेबस में, मैंने कल ही सिलेबस देखा डाउनलोड करके कि यार एग्जैक्टली वो सी सेट में क्या चाह रहे हैं, और इन्होंने 10th लेवल मेंशन किया। और जो अगर तुम 10th लेवल के बंदे को, यही आई थिंक 53 क्वेश्चन इस बार थे मैं सी सेट और इन अरे मैथ्स और क्वांट्स के, और उन्होंने ऊपर से रीजनिंग का पोर्शन हटा दिया। अब एक हिंदी मीडियम वाला बंदा रीजनिंग के लिए, उसके लिए अब जनरली हम लोग ये करते हैं ना कि जिनका बीए है, आर्ट्स बैकग्राउंड है, जनरली रीजनिंग वाले पोर्शन पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं कि ये अच्छा हो जाए, मैथ्स के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाए तो लगभग हो जाएगा। इस बार तो उन्होंने रीजनिंग दी नहीं, डायरेक्शन नहीं दिए, या डायरेक्शन वाले क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन में काम नहीं आते। डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्शन तो देना चाहिए ना। आप पी एंड सी दे रहे हो, पी एंड सी इंट्रोड्यूस ही उसमें हो रही है 12th क्लास में, आई थिंक 11th या 12th क्लास में हो रही है, मतलब बेसिक 10th का है ही नहीं। और उन्होंने सबसे बड़ा फ्लॉ क्या किया ना, उन्होंने यहाँ पे 10th का बोल के उन्होंने आपका 12th से ही, मतलब मुझे लगता है कैट क्या IMM के लेवल के ऊपर का वो पेपर दिया है। मेरी लोगों से बात भी हुई है जिनका इवन IIT में 200 रैंक है। मतलब आप सोचो एक इंजीनियर जिसकी IIT में 200 रैंक है, उनका सी सेट नहीं हो रहा है, तो आर्ट्स वाले और वो क्या करेंगे। मतलब इस बार तो उन्होंने पूरा पेपर ही कैलकुलेशन लेड पेपर बनाया, नॉट जस्ट एप्टीट्यूड वाला पेपर। लास्ट ईयर तक एप्टीट्यूड था कि अगर आपने थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड अच्छा है, उस डायरेक्शन में आपने काम किया तो लगभग हो जाएगा। बट दिस टाइम दे टोटली रिलाइड ऑन अपना कैलकुलेशन करो, लंबा कैलकुलेशन करो कि बिल्कुल एक एक, वो जो एक क्वेश्चन आया था आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी वाला क्वेश्चन, कि इसको अल्फ़ाबेटिकली करो, 15 वर्ड्स दिए, बंदा 15 वर्ड्स करने में उसको 4 मिनट लगेंगे। आई डोंट थिंक कि व्हाट दे वांट, उन्होंने 66 दे के ऐसा पेपर बना लिया ना कि तुम 50 भी नहीं कर पाओ। ठीक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिर सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, आई थिंक इससे प्लस माइनस एक दो हो सकते हैं, लेकिन 34 क्वेश्चन वर फ्रॉम PNC एंड नंबर सिस्टम। यार ये एक एक रिलायबल पेपर ही नहीं है। मतलब जिस बंदे का, मान लो किसी का PNC अच्छा नहीं है, मान लिया, तो उस बंदे के तो 9-10 क्वेश्चन तो सीधे ही बाहर है। जिसका नंबर सिस्टम मतलब बेसिक भी है, ठीक ठाक भी है, और अच्छा नहीं है मान लो, तो उसका तो पूरा पेपर ही मतलब गया ना। तुम 2 सब्जेक्ट्स के 2 टॉपिक के बेसिस पे पूरा पेपर ले रहे हो, गेटिंग दैट। तो जो पेपर का फ्रेम है ना, जो पेपर बनाया है, दिस पेपर इज सच ए, मतलब इनवैलिड एंड कंसेप्चुअली एक एरर होता है ना, वो पूरा पेपर में मेरे को पूरे पेपर में दिखा था कि ये क्या मतलब UPSC है। मतलब एक थोड़ा विजडम होती है ना बंदों की, जो लोग पेपर सेट कर रहे हैं, उन्होंने मतलब इतना कंसेप्चुअली एरर पेपर बनाया। मतलब मेरे को बहुत वो इरिटेशन हो रही थी कि ये क्या, मतलब तुम एक टॉपिक से, एक दो टॉपिक से 35 क्वेश्चन तक दे रहे हो। 53 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन तो एक दो टॉपिक से आ रहे हैं, और पीछे वाले जो टॉपिक्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें 5 मिनट लगेंगे तुम्हें सॉल्व करने के लिए। ऑब्वियसली इतना लंबा दे रहे हो, कैलकुलेशन के लिए दे रहे हो, या फिर अपना सिलेबस चेंज कर दो कि भाई हम लोग 12th या 12th से ज़्यादा देंगे, या फिर ये है कि तुम उसी में स्टक रहो। तो उन्होंने ये भी पैरामीटर फॉलो नहीं किया इस बार। ठीक है, वही है जो हिंदी मीडियम में है, जिसका आर्ट्स बैकग्राउंड है, उनके लिए आई थिंक दिस पेपर वाज मोर ए डिस्क्रिमिनेटरी पेपर, क्योंकि वो सीधा बोल रहे हैं। आई थिंक उनका इम्प्लिसिटली यही होगा कि तुम हिंदी मीडियम वाले हो या फिर BA वाले हो, तुम थोड़ा सा वो करो, क्योंकि वो भी आई डोंट नो, मतलब इतना टफ तो पेपर देखो इवन एक्सपेक्ट भी नहीं किया था हम लोगों ने कि इतना टफ आएगा। अब सब लोग 70s 80s में बैठ रहे हैं, पता ही नहीं है तुम्हें, या फिर वो ये चाह रहे हैं कि तुम 20 दिन और ख़राब करो। अब आई डोंट नो, मतलब जो भी उनका माइंड सेट है, बट इस बार मेरे को थोड़ा सा उस पर थोड़ा वो हो गया, मतलब इरिटेट हो रहा हूँ मैं UPSC का पेपर देख के। बट मेरे को एक चीज़ कब से इंस्पायर कर रही है कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, कि उसमें पूरा UPSC का जो जितना भी फ्लॉ है ना, हर हर पैटर्न पे उसको इतना पहुँचा दो ना, कि इतना वो वीडियो वायरल हो जाए कि एटलीस्ट UPSC तक वो एक मैसेज जाए कि ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये बच्चों के लिए, हित के लिए सही नहीं है। यू आर लिटरली किलिंग देयर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द सर्विस। मतलब जो एक मिडिल क्लास का आदमी है, उसको तुम इंटरव्यू में 160 नंबर दे रहे हो। मतलब जनरली मैंने पैटर्न फॉलो देखा है, जो ऊपर जिनके टॉप 100 तक रैंक आती है, उनके इंटरव्यूज़ के मार्क्स देखना, और जो नीचे 450 मतलब 500 के नीचे वाला, इन लोगों के मार्क्स देखना, जनरली आप देखना, वहाँ पे देखो कितनी सब्जेक्टिविटी होती है। और इवन यहाँ पे भी वो लोग जो CSET का पेपर है वो इतना टफ बना रहे हैं। एक मिडिल क्लास वाला आदमी, जनरली जिसने BA किया हो, मतलब मैं मिडिल क्लास को भी नहीं रिलेट करूँगा, जनरली BA बैकग्राउंड का बंदा, उसके लिए ये पेपर 2 घंटे में करना वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये भी फ्लॉ था। नेचर ऑफ द क्वेश्चन, बहुत लंबे क्वेश्चन थे, मतलब लेंदी वन। तुम जनरली मैंने देखा है कि पैसेज लोगों ने कर लिए 27, लेकिन उनके मैथ्स के हो रहे 13 या 14 क्वेश्चन, या 10 हो रहे हैं क्वेश्चन। सोच रहे हो आप 2 घंटे में 2, मतलब अगर आपने 40 मिनट्स भी पैसेज को दिया है, तो आपके 1 घंटे 20 मिनट में ओनली 10-12 क्वेश्चन भी हो रहे हैं। यार ये थोड़ा गड़बड़ था। ठीक है,
तो ये हो गया पेपर का डिस्कशन फर्स्ट एंड सेकंड का। कुछ मैं अपना ब्रीफ एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मैंने उस पर्टिकुलर 1-2 घंटे वाले एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ की। ठीक है, मेरा सेट बी था एंड सेट बी में एंड आई वॉज श्योर, थोड़ा मेरे को पहले इंट्यूशन आ रहा था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं हर साल। तो मेरे को वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे और कामनेस के लेवल पे तो बिल्कुल मैं उसमें था कि यार नहीं वो गड़बड़ करेंगे। बट ये है कि उसी 2 घंटे में उसी जो भी उन्होंने जिस टाइप की मिसाइल फेंकी है उसको थोड़ा सा डिफेंड करना अपने को, ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर नहीं मारने, बट समझना है कि उन्होंने क्या इशू किया। ठीक है, तो मैंने बीच में से इस बार उन्होंने पेपर को सील्ड पैक नहीं दिया, तो मुझे वहाँ पे भी इशू लग रहा है, क्योंकि सील्ड पैक में जनरली ये होगा कि जब तुम उसको पैक करोगे ना जिस पॉलीथीन वगैरह जिसमें भी, तो वहाँ पे भी वर्कर्स लगे हुए हैं, मतलब इवन दे कैन सी देयर क्वेश्चंस। और अगर सील्ड पैक पेपर होता तो सील्ड जनरली मशीन से पैक होता है, मतलब ये मेरी अजम्पशन है कि वहाँ पे भी लूप होल लगा मेरे को कि सील्ड पैक पेपर होना चाहिए, बट वो नहीं था। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, मतलब मिडिल से ही पेपर खुला था, ये क्वेश्चन था एंड एक ये था, हाँ ये वाला मेनली ये देखा मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था, ये देखा एंड देन नीचे ये देखा। एग्जैक्टली मेरे को फर्स्ट टाइम फीलिंग क्या आई थी कि इन्होंने 2021 वाला पेपर इंट्रोड्यूस किया सेम, मतलब ये बिगनिंग के फर्स्ट मिनट में जो एक मिनट होता है ना कि एग्जैक्टली 9:30 पे 9:31 पे ऐसा कुछ कि पेपर तो इन्होंने पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। और गड़बड़ क्या करी है कि ऑड ईयर्स में हमेशा वो लोग पेपर थोड़ा ऑड बनाते हैं, ये चीज़ देखना आप। अब 2013 का पेपर देखो, 15 का पेपर देखो, 17 का थोड़ा ईजी था, फिर 19 का पेपर देखो, फिर 21 का तो देखा ही होगा आपने, और 23 का इस बार पेपर देखो। और इवन ईयर्स में देखना आप, 20, 18, 16 इनका पेपर देखो आप, आपको थोड़ा सा इवन पेपर लगेगा, मतलब थोड़ा एक अच्छा पेपर लगेगा। लेकिन ऑड ईयर्स में दे बिकम ऑड। ठीक है, ये हो गया। तो मेरे को यहाँ से फर्स्ट मिनट में इंट्यूशन आ गया कि यहाँ पे इन्होंने पेपर तो गड़बड़ किया है, लेकिन पेपर तो गड़बड़ किया है लेकिन उन्होंने ऑप्शन के साथ भी गड़बड़ किया। मतलब ये भी ऑप्शन भी मेरे को फर्स्ट सेकंड मतलब बिगनिंग के 1-2 मिनट में लग गया था कि इन्होंने 2021 और 2022 का जो पेपर है उसको मिक्स किया है, मतलब इसके ऑप्शन और इसके ये अवार्ड्स और इनके जो कंटेंट पूछता है उनको मिक्स किया है, यहाँ पे भी मिक्स किया है। तो मेरे को थोड़ा आइडिया लग गया है कि इसमें करेंगे क्या। मैं कहा चलो ठीक है, इन्होंने दिया है तो ठीक है। फिर ये क्वेश्चन देखा, तो अब इस क्वेश्चन में क्या इशू ला कि ये तीनों मेरे को बताते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ें कहाँ पे हैं, ये कहाँ पे है और ये कहाँ पे, खैरसोन और ये जो जयपुर जिया है जो भी, ये कहाँ पे है। बट इसमें क्या इशू था कि जनरली मैंने, हाँ जो भी लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई मैं वो एलिमिनेशन हैज़ बीन एलिमिनेटेड, मैं एक चीज़ हमेशा वीडियो में बोलता था कि देर इज़ लोट ऑफ ट्रिक्स इन ट्रिक्स इटसेल्फ, मतलब ट्रिक्स को अडेप्ट करना आपको आना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नॉलेज से पता है, और मैंने मेंटरशिप वाले ग्रुप में 10 बार 15 बार बोला होगा कि जो भी रीजन्स है, ये यूक्रेन वाले हो गए, वेस्ट एशिया के हो गए, फिर तुम्हारा जो अफ्रीका है वो यूपीएससी का बहुत फेवरेट है। इवन मैंने एक लिंक भी शेयर किया था, उसमें वो सोमालिया का पूरा उन्होंने उस पर्टिकुलर लिंक में है कि सोमालिया कैसे वो लास्ट डिकेड से हंगर और उस पर चल रहा है, जो अभी छोड़ो उस सबको, उन सबको। बट इस क्वेश्चन को देखा तो इस क्वेश्चन में जनरली मैं इस ओपिनियन के साथ किया था कि 3 में जनरली 2 सही होते हैं। यूपीएससी का जो PYQ है, मतलब जो पैटर्न है, एक कब सही होता है अगर वो हिस्ट्री का है, तो जनरली देखा है मैंने। ठीक है, और ये चीज़ मैंने डिस्कस करी है एक्सटेंसिवली कि ऐसे होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या था कि अभी तक यूपीएससी ने कभी नन ऑफ द अबोव दिया ही नहीं है, मतलब बहुत कम रेयर क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे नन ऑफ द अबोव है। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है ना, ये तो तुम्हारे नॉलेज का क्वेश्चन है। तो मैंने एक चीज़ अभी तक मैं बोल रहा हूँ कि योर नॉलेज इज़ मोर सुप्रीम देन योर लॉजिक। नॉलेज होगा तभी लॉजिक आएगा। अगर आपको राइट नॉलेज है तभी यहाँ पे आप लॉजिक लगा सकते थे कि यार ये तो पैटर्न चेंज कर रहे हैं। मतलब आपको मेरे को फर्स्ट 2/3 मतलब 3-4 मिनट्स में ये एक इंट्यूशन आ गया था कि इन्होंने पैटर्न भी चेंज किया है। मतलब ये नहीं है कि तुम 3 में 2 मार लो या फिर 3 में 1 मार लो, वो वाला कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे नन दिया हुआ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से मेरे को एक इंट्यूशन मिल गया कि भाई ये 21 वाला अवार्ड वाला भी इन्होंने मिक्स किया है, प्लस इन्होंने वो ऑप्शन भी नन ऑफ द अबो या फिर ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस किया जो जनरली हम नहीं देखते। मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी नन ऑफ द अबो भी हो सकता है। पिछले साल मैंने वही 4 में बोला था कि भाई 1 और 4 हटा दो, लेकिन ये इस बार नहीं था। तो मैंने आपको ये तो थोड़ा ना बोला था कि भाई आप यही आएगा और यही इंप्लीमेंट करना है। यू केम टू यूट्यूब ताकि आपको ट्रिक्स वगैरह मिले, मतलब वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यूट्यूब पे आ रहे हो कि भाई मैं वीडियोस देखूँ, मुझे कुछ सीखने को मिले, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पेपर सॉल्व कर रहे हो। मतलब यहाँ पे एक चीज़ मेरे को क्या लगेगी कि डी है, तो मैं इतना श्योर हो गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्होंने गड़बड़ करी है। ठीक है, फिर ये 3 क्वेश्चन देखे तो तीनों में कुछ मैंने टिक विक कुछ नहीं किया, एक बार देख लिए कि क्या है। फिर मेरा दूसरा पेज जो खुला था ये वाला, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखा, ये आई थिंक यहीं आसपास में ही कहीं था। हाँ देखो 93, 95, 96 एंड ये क्वेश्चन उसी के बाद का था। ये मेरे को एग्जैक्ट पता था, डॉनबास, काचिन एंड टिग्रे।
टिगरे वाले, और ये आई थिंक लिंक मैंने मेंटरशिप वाले ग्रुप में भी डाले थे कि ये देख लेना एक बारी, क्योंकि ये रीजन बहुत सारे वो अपने वेस्ट एशिया और इधर इधर पार्ट के जो वॉर टॉन है या फिर जहाँ पे कुछ क्राइसिस वगैरह चल रही है, ठीक है। तो ये तीनों मेरे को पता थे कि ये तीनों, ये तो स्वैप था, ठीक है, यहाँ पे डॉनबास सीरिया में नहीं है, यूक्रेन में, ये तीनों मेरे को पता थे, तो इसमें भी डी था। देन आई वो शॉक्ड कि यार ये डी भी दे रहे हैं, मतलब अभी 4 क्वेश्चन मैंने देखे, जस्ट 4, एंड 4 में उन्होंने सब कुछ चेंज किया हुआ है, कंटेंट भी चेंज है, पैटर्न भी चेंज है, एंड इवन वो भी पैटर्न चेंज है जो अभी तक 20 साल में कभी हुआ ही नहीं है। तो मेरे को एक जो इनिशियल एक 5 मिनट्स होते हैं ना, उसमें मेरे को पेपर की एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि भाई ये पेपर बहुत डिफरेंट है जो हम लोग तैयार करके आए हैं या फिर जो हम लोग जनरली मतलब सोचते हैं कि ऐसा ऐसा पेपर होगा। तो मेरे को बिगनिंग के जो 5 मिनट्स होते हैं ना सबसे टफ, पिछले साल भी सी सेट था और उसमें भी वो ओनली 2 ओनली 3, इस बार भी मैंने ये बिगनिंग के 4 क्वेश्चन ये देखे थे, एंड आई वॉज टोटली मतलब एक मेरे को आइडिया लग गया इनका कि यार इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, लेकिन अभी तक मेरे को ये आइडिया नहीं लगा कि भाई ये 100 क्वेश्चन में ऐसा ही है। मेरे को लगा ठीक है उन्होंने 50-60 क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे मतलब इस टाइप के जिसमें ओनली 2 ओनली 3, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे गया तो बिगनिंग के आई थिंक राउंड में मेरे 38 क्वेश्चन हुए थे, वो भी सब कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा के। फिर आई थॉट कि नहीं 100 करने पड़ेंगे, और मैं जनरली पेपर में 100 करता हूँ, तो मेरे को लगा कि 100 करूँगा तो थोड़ा पॉजिटिव में रहेगा। तो अभी जो भी आंसर की जा रही है उसके हिसाब से 100, 100, 0 जो भी मतलब इसके बीच में मार्क्स रह रहे हैं, तो किसी में वेरिएशन होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा भी जा रहा है, तो किसी में 95 भी आ रहा है, तो लगभग देखते हैं आगे क्या होता है। बट स्टिल ये है कि इस पेपर में मेरे को इंट्यूशन एक ये चीज़ आ गई थी कि भाई 100 क्वेश्चन पक्के करने हैं, प्लस ये है कि इन्होंने पैटर्न चेंज किया हुआ है। अब ये है कि थोड़ा बहुत जो भी अपन पैटर्न लेके आए, जो भी अपन जुगाड़ करके आए वो यूज़ करो। प्लस मैंने 2 चीज़ हमेशा डिस्कस करी थी कि एक ऑप्शन वाली, एक मैंने स्टेटमेंट के बारे में बात करी थी कि आप स्टेटमेंट भी निकालना सीखो। मतलब मेंटरशिप वाले में तो मैंने 1300 पेपर डिस्कस किए थे, 1300 क्वेश्चन, तो वहाँ पे तो उनको लगभग लोगों को आइडिया लग गया कि स्टेटमेंट में क्या इशू है। यहाँ पे भी मैंने यूट्यूब पे भी ये चीज़ डाली थी, डिस्कस करी थी कि स्टेटमेंट, जेनरिक स्टेटमेंट क्या होता है, लीनियंट क्या होता है, एक्सट्रीम क्या होता है। वो फिर ट्रिक काम आ रही थी, वो ट्रिक बहुत काम आई, मतलब एक्सटेंसिवली। सम वाले 2 क्वेश्चन थे, सीधे 2-2 सेकंड में क्वेश्चन हो गए कि आई थिंक एक सम फिशेज वाला था और एक आई थिंक सम कुछ 2 सम के क्वेश्चन थे, तो वो 2 क्वेश्चन तो सीधा आपको 4 मार्क्स देते थे विदाउट इवन रीडिंग दैम, क्योंकि सम इज ऑलवेज राइट जनरली, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाली ट्रिक सारी यूज़ हो रही थी, लेकिन ऑप्शन वाली कम कम यूज़ हो रही थी, मतलब कहीं कहीं हो रही थी। वो मैं पेपर जब डिस्कस करूंगा तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखा, देखो सेम ये मैंने बहुत बार बोला है वीडियोस में कि अफ्रीका रीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बहुत मतलब एक सबसे क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है। आप पीटी में देख लो, मेंस में देख लो, सब जगह, ठीक है। तो ये मेरे को सब पता था, चाड, गुयाना, माली और सूडान वाला, कि इसमें कू हुई है। प्लस यहाँ पे एक उन्होंने चीज़ डाली है कि कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन, ठीक है। मतलब ये अभी अभी रिसेंट ईयर्स में, तो रिसेंट ईयर्स में अगर तुम देखोगे ना, तो ये तो तुमने पढ़ा होगा कि यहाँ पे नहीं है, तो इसको तुम सेफली हटा सकते थे। मिलिट्री बेसिस, ये पिछली बार भी उन्होंने गलत किया था, चार्ट के आगे ही उन्होंने मिलिट्री बेस का क्वेश्चन वो दिया था, ऑप्शन 2023-22 वाला पेपर देखो, ठीक है। 2 ऑप्शन तो सीधे हट गए। प्लस साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट, ये ऑप्शन क्रिएटेड था, क्योंकि अगर ये चीज़ होती ना, मतलब ये अफ्रीका है और ये सहारा का साउथवर्ड एक्सटेंशन हो रहा है, तो ये चीज़ ग्रेजुअल होती, रिसेंट में एकदम नहीं होती, ठीक है। तो मैंने इसको, ये तो वैसे मेरे को पता था कि भाई ये सक्सेसफुल कू वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ के गए थे, पिछली बार भी इन्होंने दी थी। तो ये हो गया बिगनिंग का जो 10 मिनट्स का एक्सपीरियंस था कि यार क्वेश्चन भी उन्होंने चेंज किए, प्लस उन्होंने पैटर्न भी चेंज किया है। यहाँ पे भी ये देखो, अब उसमें ये हुआ ना कि लास्ट में फाइनल आते आते धीरे धीरे मेरे को चीज़ें पता चल गई। मैंने 100 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, बट उसमें ये था कि जो स्टेटमेंट वाली ट्रिक्स थी वो लगभग सब में लग रही थी, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ऑप्शन का जो पैटर्न है ना इस बार, वो कंप्लीटली चेंज था। वो किसी में तुम श्योर नहीं बोल सकते कि भाई नन ऑफ द अबव हटाओ या फिर 1 हटाओ या 2 हटाओ, वो इन्होंने पूरा मतलब चेंज कर दिया है। एंड आई स्ट्रांगली डू बिलीव कि ये मेरा यूट्यूब देखने से कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि यार मैंने तो अभी 3 महीने पहले स्टार्ट किया था, एंड इवन उन्होंने 1 साल पहले ही वो पैटर्न इंट्रोड्यूस कर लिया था, ओनली 1 ओनली 2, तो उनके माइंड में था पहले से ही, ठीक है, कुछ रिफॉर्म्स करने का। अब क्या चीज़ है कि जो फाइनल चीज़ है जिनका हो रहा है, आप मेंस में लग जाओ, क्योंकि मेंस इज़ द क्रिटिकल वन। एंड ऑल्सो ये है ना कि अगली साल पीटी हो नहीं हो, यू डोंट नो, क्योंकि इतना डाइसी पेपर आ रहा है। इतने साल तक मेरे को प्रिडिक्टेबल लगता था, बट अब तो बिल्कुल डाइसी हो गया है। मतलब तुम श्योर ही नहीं हो कि तुम अंदर हो या बाहर हो, मतलब इवन आफ्टर रीडिंग सो मच, मतलब लोगों ने यार मतलब बहुत एफर्ट्स करते हैं लोग, जब जाके ये पेपर देते हैं ना तो बहुत इरिटेशन होती है कि यार ये क्या पेपर है, मतलब दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। मतलब यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऐसे स्टेट का होता है ना, चलो ठीक है स्टेट पीसीएस ने दे दिया तो मान लो, यूपीएससी से ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी, ठीक है। बाकी जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको भी, अगर तुम अटैम्प्ट को परस्यू कर रहे हो कि भाई नेक्स्ट अटैम्प्ट मेरे को देना है, तो अभी से लग जाओ। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को बिल्कुल चढ़ जाना है। मतलब ये आप देखना, ये फ्लैग कोड वाले और हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है,
इन पे बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब मुझे लगा कि ये दो तीन न्यूज़पेपर है, डाउन टू अर्थ से इस बार 5-6 क्वेश्चन आए, वो आ रहे, कम्युनिटी जब हो गया, फिर देन वो क्वेश्चंस थे अपने नाइजर सीड्स वाला थी, ये सारे उसमें थे डाउन टू अर्थ में। इन्वेजिव स्पीसीज़ वाला जो क्वेश्चन था वो डाउन टू अर्थ में था। तो डाउन टू अर्थ है, योजना है, जो न्यूज़पेपर है, उन सबको फोकस करना है, उन सबको फोकस होकर अभी से पढ़ना है। और ये जो मैराथन है, मैराथन सेशन फॉर कंप्लीट द पॉलिटी इन 12 आवर्स और कंप्लीट द ऑल द करंट अफेयर इन जस्ट 1 वीडियो, बहुत सारे लोग चैनल पे लेके आते हैं। मतलब यूट्यूब तो पूरा भरा पड़ा है, क्रैश कोर्स कर लो इकॉनमी का, यार उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा। यूपीएससी डोंट वांट कि आप मगअप करके चीज़ें आओ, रट के चीज़ें आओ, यार वो चाहते हैं कि तुम कंसेप्चुअली क्लियर हो। इस पेपर में देखो ना, भले ही पेपर कितना ही कंसेप्चुअली फ्लॉट था, लेकिन उनका इंटेंशन ये था ना कि तुम कंसेप्चुअली क्लियर हो हर चीज़ में। जो प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन था वो कितना कंसेप्चुअली ऐसा था कि तुम्हें ये चीज़ भी पता हो कि केरला और मध्य प्रदेश की क्या सिचुएशन है, गेटिंग दैट। तो अब क्या करना है कि अभी से अगर आप स्टार्ट करो, जुलाई तक 1 महीने का ले लो आप, जो भी रेस्ट अपने अकॉर्डिंग ले रहे हो, लेकिन उसके बाद जो कोर है इशू, कोर जो चीज़ें हैं, हिंदू है, एक्सप्लेन्ड है, इनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये कोचिंग की जो पीटी वगैरह आ रही है उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो आपको एक जगह कंटेंट दे रही है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि जिस टाइप का पेपर इन्होंने इस बार दिया ना, डेफिनेटली वो अगली बार कुछ और एक्स्ट्रा करेंगे। तो आप अभी से प्रिपेयर होकर चलो। एंड डेफिनेटली ये है कि हम लोग पेपर का डिस्कशन करेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं, एंड आगे के वीडियोज़ में। बट वन मोर थिंग कि अभी आपने अगर ये वीडियोज़ देखा है एंड इफ़ यू रियली वांट कि मैं यूपीएससी को एक तरीके से एक्सपोज करूं भाई कि ये कहाँ कहाँ पे तुम्हारे फॉल्ट्स है, तुम्हारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एज ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, देन आप कमेंट करो। मैं एविडेंस उसमें कलेक्ट कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे वो लोग इशू कर रहे हैं, क्या क्या नहीं दे रहे। देखते हैं आगे इसका कितना इम्पैक्ट होता है। होपफुली पैटर्न चेंज हो और थोड़ा बहुत सीसेट का लीनियंसी में हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का जिनका 6th अटैम्प्ट है, जिनका 5th अटैम्प्ट है, और इवन जो हिंदी मीडियम वाले हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कहीं ना कहीं। बहुत टफ पेपर बनाया। तो अगर उसमें कुछ इफ़ यू रियली वांट कि रिफॉर्म्स हो, मतलब हम लोग एक पहल कर सकते हैं। अब उस पर यूपीएससी का अपना डिसीजन है। बट इफ़ यू वांट देन डू कमेंट्स बिलो, मैं देखता हूँ उसमें कितने लोग इंटरेस्टेड है। बाकी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस एनीथिंग, डू कमेंट्स बिलो कि क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।